हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में देखा था, और रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में देखते हुए हमने फंक्शन की डेफिनेशन देख ली थी, और फंक्शन के अंदर हम टाइप्स पे आ चुके थे फंक्शन के टाइप्स के अंदर। और फंक्शन के अंदर टाइप्स देखते हुए आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट के दो डेफिनेशन टाइप्स देख चुके थे, उनकी डेफिनेशन देख चुके थे, और उनसे रिलेटेड क्या देख चुके थे, एग्जाम्पल देख चुके थे। आज की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम फंक्शन के और भी टाइप्स देखेंगे। आज हमारी ये क्लास 11 के ऊपर 34th लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने 33 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिनमें चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर सेकंड की भी कुछ क्लासेस होती हैं। यदि हमारी क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट नया है तो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। ऐसा कर सकते हैं कि आप एक क्लास फर्स्ट से देखें और एक आगे की, मतलब ये वाली क्लास कंटिन्यू रखें। कि फर्स्ट क्लास देखना और उसके आगे की क्लासेस देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है वो बिल्कुल सेट चैप्टर पे डिपेंडेंट ही करता है। क्योंकि रिलेशन एक टाइप का सेट होता है और फंक्शन एक टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। मतलब ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे। इसके साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। तो भैया ना, आप जैसे टाइटल देख पा रहे हो, कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री। कंप्लीट एनसीईआरटी करवाएंगे। जो बच्चे हमारे से शुरू से पहली वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता भी चल चुका है, हम कंप्लीट एनसीईआरटी करवा रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हर एक डेफिनेशन, उसके अंदर दिया गया हर एक रिमार्क, उसके अंदर दिया गया हर एक एग्जाम्पल, और उसके अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन हमारी क्लास के अंदर कंप्लीट करते हैं। और ठीक वैसे ही कंप्लीट करते हैं जैसे स्कूल के अंदर करवाया जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं कि जल्दीबाजी में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। पूरे साल तक हम आपके साथ बने रहेंगे ना। ये आपका चैप्टर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसका चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेट। और इसके अंदर भी हम रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और कहाँ पे आ चुके थे, फंक्शन के अंदर। कहाँ पे आ चुके थे, फंक्शन के अंदर। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। इसके अंदर पहले सेट का एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। हम ऐसे बोलते हैं। या फिर इसकी दूसरी टाइप की डेफिनेशन देख बोलना चाहें तो ऐसे बोलते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो ऐसा जो रिलेशन रहता है वही क्या बनता है, फंक्शन बनता है। वो देखो बोलता है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ ये एग्जांपल देखा था जिसमें फंक्शन के बारे में देखा था। ये एग्जांपल 11 के अंदर तीन रिलेशन दिए हुए थे, हमने चेक किया था कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। फिर हम एक डेफिनेशन के अंदर आए थे जिसमें हम रियल वैल्यूड फंक्शन देखते हैं या फिर रियल फंक्शन देखते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जिसमें जो कोडोमेन या फिर जिसमें जो रेंज होती है वो क्या तो रियल फंक्शन का सेट बने या फिर रियल फंक्शन का कोई ना कोई क्या हो, सबसेट हो। तो इसी को रियल वैल्यूड फंक्शन है क्या कहा जाता है, रियल फंक्शन कहा जाता है। हम ये भी लास्ट क्लास के अंदर देख चुके थे। ये एग्जांपल 12 हम देख चुके थे, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। फिर हम इसकी कुछ डेफिनेशंस के अंदर आए थे, तो कुछ फंक्शंस हमने देखे थे जिसमें हमने फर्स्ट फंक्शन देखा था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि जिसमें जो सेट लिए जाते हैं वो रियल नंबर से कहाँ पे लिए जाते हैं, रियल नंबर पे। और फंक्शन किस टाइप का डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और उसका हमने रेंज भी बताई थी, उसकी डोमेन और कोडोमेन भी बताया था, और उसका क्या बनाया था हमने, ग्राफ भी बनाया था। उसके बाद हम कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर आ चुके थे। कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं, जो रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर डिफाइन हो, और डिफाइन भी कैसा हो, एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप से क्या हो, डिफाइन हो। उसकी रेंज क्या होती है, उसकी कोडोमेन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, ये भी हम देख चुके थे। और उसका कर्व कैसा बनेगा वो भी हम देख चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। आज की हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं फंक्शन के टाइप्स, फंक्शन के प्रकार। उसके अंदर हमने एक टाइप देखा था आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा टाइप देखा था कांस्टेंट फंक्शन, और आज हमारा है थर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुपदीय फलन, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल फंक्शन से मीनिंग क्या है। देखो पहले मैं समझा देता हूँ। पहली बात मुझे बताओ कि फंक्शन बनाने के लिए हमें कितने सेट चाहिए, दो सेट चाहिए। क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन होता है, और रिलेशन के लिए कितने सेट चाहिए होते थे, दो। तो फंक्शन के लिए भी कितने सेट चाहिए, दो।
तो एक तो पहली बात तो रियल नंबर से कहां पे लेना है, रियल नंबर पे। पहली बात तो फंक्शन को डिफाइन कहां से कहां पे करोगे, रियल नंबर से रियल नंबर। फंक्शन होना कैसा चाहिए, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में फंक्शन ऐसा होना चाहिए था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन का था। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसा होना चाहिए था, एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप का, ये कांस्टेंट फंक्शन के अंदर था। बात आती है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में फंक्शन कैसा होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में फंक्शन होना चाहिए ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो, ये ए जीरो ए वन क्या है मैं बताऊंगा, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स की पावर एन। ऐसा अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो उस फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि कौन से सेट से कौन से सेट के ऊपर डिफाइन है और किस प्रकार से डिफाइन है, बस दो ही चीजें हमें क्या रखनी होती है, ध्यान रखनी होती है। पहली बात तो ये जो टाइपिंग है ना, उसमें ये ए जीरो नीचे आएगा ऐसे, वो बराबर में चला जाता है, उसको पीपीटी पे बनाते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं तब, अदरवाइज ये फंक्शन है, ये वही है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। तो आप इसको ना लिख के कॉपी में ये लिखे है ना, वो टाइपिंग में ऐसा हो जाता है, लेकिन आप ये लिखे, पहली बात तो ये। अब बात आती है कि ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, सब क्या है, रियल नंबर्स। जैसे कि मान लो मैं आपको कोई बोल दूं ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर, ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल। इससे कंपेयर करके देखो इसको, अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो ए जीरो की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2, ए वन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3, ए टू की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ऐसे इनको क्या किया जाता है, कंपेयर। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। देख लो वो बोल रहे हैं ये ए जीरो ए वन ए टू ए एन, ये कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी क्या हो सकते हैं, रियल नंबर। तो देख लो ये रियल नंबर है या नहीं है। बात आती है कि ये एन जो होते हैं ना, ये एक्स वन, ये जो एक्स वन, ये एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर एन, ये जो ऊपर चलते हैं ना, ये एन 1 2 3 ऊपर जो एक्स की पावर में चलते हैं, ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर हमेशा हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हमेशा नॉन नेगेटिव क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। देख लो उसने साफ कहा है, वेयर एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब मतलब बात ये हुई, कोई आपसे पूछ ले पॉलिनोमियल फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन होता है, साथ में इस प्रकार से क्या होता है, डिफाइन होता है, जहां ए जीरो ए वन ए टू एंड ऑन ए एन कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, साथ में एक्स की पावर 1 2 जो एंड ऑन एन है ना, वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ऐसे किसी फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन या हिंदी में बहुपदीय फलन कहा जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई। तो पहली बात तो कॉपी में लिखते समय इसमें ये जो टाइपिंग करते हैं, ये ए जीरो नीचे की तरफ है, ये एक्स टू एक्स की पावर 2 है, तो थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, तो ध्यान रखना। इस प्रकार के फंक्शन को कहा जाता है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। समझ गए कहानी, आगे की तरफ चलो। अब इधर देखो एक बार सामने, आपको वो ऐसे कहना चाहता है, चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि x की जो पावर्स है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पहली बात तो चेक करके देख लो, कहीं भी नेगेटिव आ रहा है क्या, और इंटीजर्स हैं, 3 2 इंटीजर्स हैं, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और इसको चाहे कंपेयर इससे भी कर लो, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और प्लस ए थ्री एक्स क्यूब से कंपेयर कर लो। ए जीरो से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ए वन से कंपेयर करोगे तो ए वन की टर्म इसमें है नहीं, एक्स की टर्म, तो ए वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि एक्स की टर्म इसमें है नहीं।
अगर A2 कंपेयर करने बैठोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 और A3 की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो क्या 0 2 -1 1 रियल नंबर है? नहीं है, बिल्कुल। और तो मैंने ये बताया था कि A1 A2 A3 ये कैसे होनी चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। ये कैसे आ रहे हैं? रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, देख लो। अगला, वो एक और फंक्शन देना चाहता है, उस फंक्शन को उसने gx नाम दे दिया। कोई जरूरी नहीं है फंक्शन को हमेशा f ही नाम दिया जाए। f नाम हम पहले दे चुके थे, उसको हमने क्या नाम दे दिया? gx नाम दे दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? इसको बोल रहा है x की पावर +4 और 2x। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या दिक्कत है? कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 होगी। क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगला वो फंक्शन देना चाहता है ये एक फंक्शन, वो एच एक्स दिया हुआ है, उसने इस बार क्या नाम दे दिया? एच एक्स। और वो फंक्शन उसने ऐसा दिया है एक्स की पावर 2/3 प्लस 2x, एक्स की पावर 2/3 प्लस 2x। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? वो ये पूछना चाह रहा है इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? पहली बात तो पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर नहीं है, हम बताएंगे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? क्योंकि x की जो पावर होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? इंटीजर। और जबकि ये क्या आ रहा है? रैशनल नंबर आ रहा है। 2/3 एक इंटीजर है क्या? मैंने कहा 2/3 एक इंटीजर नहीं है, और 2/3 इंटीजर नहीं है तो मैंने पहले कहा था डेफिनेशन के अंदर जो ये सब होनी चाहिए ना पावर, ये कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। तो मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज पावर ऑफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, इट इज ए रैशनल नंबर। वो होनी क्या चाहिए थी? इंटीजर होनी चाहिए थी। ये आ क्या गई? रैशनल नंबर, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हम फंक्शन के 3 टाइप देख चुके, जिनमें फंक्शन का फर्स्ट टाइप हमने जो देखा वो आइडेंटिटी फंक्शन देखा, सेकंड टाइप जो हमने देखा वो कांस्टेंट फंक्शन देखा, और थर्ड टाइप जो हमने देखा वो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने देखा। यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंक्शन बुक वाला कहना चाहता है ऐसा है, आर से किसके ऊपर है? आर के ऊपर। फंक्शन आर से आर के ऊपर है। ये आर और आर क्या है? ये तो पता है ना, रियल नंबर के सेट से किसके ऊपर है? रियल नंबर के सेट के ऊपर है। और दो ही सेट क्यों लिए? क्योंकि रिलेशन के अंदर हमने पढ़ा था। रिलेशन के अंदर क्यों लेते हैं? ये हमने रिलेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, तो पहली वीडियो से देखते हुए आए, आपको 100% समझ में आ जाएगी हम ये ऐसे क्यों लिखते हैं। वो बोलता है किस प्रकार से डिफाइन करोगे? मैंने कहा इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ये एक्स इसके टू इसके बगल में नहीं है, एक्स की पावर में है। ठीक है, पावर में। बोलता है क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? मैंने कहा 100% पॉलिनोमियल फंक्शन है। बोलता कैसे पता चला? मैंने कहा कंपेयर करके देख लो। किससे कंपेयर करोगे? मैंने कहा इससे कंपेयर करेंगे, a0 a1x a2x²। आगे ही लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्म कहां तक है? x² का। इससे कंपेयर करोगे तो a0 की वैल्यू कितनी? 0। a1 की वैल्यू भी कितनी? 0। a2 की वैल्यू कितनी? 1। कंपेयर करके देख लो। तो क्या ये रियल नंबर नहीं है क्या? तीनों तीनों रियल नंबर है। क्या पावर इंटीजर में है? क्या इंटीजर में है? क्या पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन की सारी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब चलते हैं आगे की तरफ। मतलब हम लोग ये देखते हैं डेफिनेशन के अंदर लिखी हर एक बात सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर लिखी हुई हर एक कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अब वो ऐसे कहना चाहता है इस टेबल को फिर पूरा करो। पहले तो इस टेबल को पूरा करो। मैंने कहा टेबल को पूरा कर देते हैं। टेबल को पूरा करोगे, पहले कुछ -4 रखो। बोले एक्स की जगह कितना रखो? -4। मैंने कहा एक्स की जगह -4 रखोगे, -4, तो -4 का होल स्क्वायर, और -4 का होल स्क्वायर मतलब 16। यहां पे आ जाएगा कितना? वो बोलता है -3 रखो। मैंने कहा -3 रखें लो, कितना आ जाएगा? बोलता है -2 रखो। मैंने -2 रखेंगे तो 4, -1 रखेंगे तो 1, 0 रखोगे 0, 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 9, और 4 रखोगे तो 6। मैंने टेबल को तो कर दिया पूरा। देखो वो बोलता है कंप्लीट द टेबल। हमने टेबल को तो कंप्लीट कर दिया।
अब वो कहना चाहता है इस फंक्शन का डोमेन बताओ, पहले तो इस फंक्शन का डोमेन बताओ। तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी जो फंक्शन होता है या जो रिलेशन होता है उसका जो डोमेन होता है ना, उसका जो डोमेन होता है, ध्यान फिर से सुन लेना, ये जो पहला सेट होता है ना, पहला सेट ये कहलाता है डोमेन। पहला सेट क्या कहलाता है? डोमेन। दूसरा सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, पहला सेट कहलाएगा डोमेन, दूसरा सेट कहलाएगा कोडोमेन। यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर का सेट होगा, सेट होगा नंबर का। बुक वाले ने कंप्लीट द टेबल पूछी थी, कंप्लीट द टेबल कर दी। बुक वाले ने डोमेन पूछा था, डोमेन बता दिया। बुक वाला पूछना चाहता रेंज भी बताओ। क्या बताओ? रेंज। मैंने कहा रेंज ध्यान नहीं आ रही, रेंज क्या हुआ करती थी? मैंने कहा याद करने की कोशिश करो, रेंज भी बताई थी। चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ना, उनका सेकंड एलिमेंट, जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनका सेकंड एलिमेंट, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो कितना आएगा? -4 और 16, -3 और 9, -2 और 4, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट कौन कौन से जा रहे हैं? 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। अगला 5 रखोगे तो 25, 6 रखोगे तो 36, 7 रखोगे तो 49, 8 रखोगे तो 64, 9 रखोगे तो 81, 10 रखोगे तो 100। मतलब इसकी रेंज के अंदर, इसकी रेंज के अंदर एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं। रेंज के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं, और एक्स वहां पे क्या है? रियल नंबर है। तो ये इसकी आ जाएगी रेंज। मतलब रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? सिर्फ एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट जाएंगे। आप सामने देख लो, रेंज यही तो होती है। तो ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट आ रहे नहीं आ रहे एक्स स्क्वायर टाइप के? तो रेंज के अंदर जाएंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट, जबकि डोमेन में पूरा रियल नंबर का सेट जाएगा। डोमेन तो होता है पहला सेट, तो डोमेन के अंदर तो पहला सेट चला जाएगा पूरा का पूरा। और या फिर हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन बनाता है, तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर क्या पूरे रियल नंबर नहीं आ रहे क्या? 0, 1, 2, 3, 4, -1 पूरे रियल नंबर आ रहे हैं, जबकि रेंज के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, वो भी कौन से? एक्स स्क्वायर टाइप के। तो रेंज बन जाएगी ये। इसका मतलब बुक वाले ने कंप्लीट द टेबल पूछी थी, कंप्लीट द टेबल कर दी। बुक वाले ने रेंज पूछी थी, रेंज बना दी। रेंज को मैंने सेट की फॉर्म में क्यों लिखा? चाहे डोमेन हो चाहे कोडोमेन हो चाहे रेंज हो, वो तीनों ही सेट हुआ करती हैं, इसलिए कौन सी फॉर्म में लिखा है? सेट की फॉर्म में लिखा है। अब बुक वाला एक लास्ट चीज और पूछना चाहता है, इसका ग्राफ बना दो। मैंने कहा ग्राफ भी बना देते हैं। पहली बात तो इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? टेबल पूरा करना आप लोगों के लिए खेल है, वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। टेबल तो पूरी कर दोगे। बात आती है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कैसे पता लगाओ। आप एक काम करो, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट बनाओगे तो पूरे रियल नंबर जाएंगे नहीं जाएंगे? देख लो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 4 पूरे रियल नंबर का सेट। सेकंड एलिमेंट का सेट बनाओगे तो सिर्फ 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव स्क्वायर्स कर दिए एक्स स्क्वायर। बोलता कोडोमेन, वैसे इसमें पूछी नहीं, कोडोमेन पूछता तो जो सेकंड सेट होता है ना वही कोडोमेन, तो इसका कोडोमेन भी क्या बनता? रेंज बनती। इतनी कहानी तो समझ में आ गई। अब बोलता है लास्ट एक चीज और बता दो। बोलता है क्या? बोले इसका ग्राफ बना दो। मैंने कहा ग्राफ बना देते हैं। तो भाई ग्राफ बना देते हैं। वैसे तो उधर बनाया हुआ है, वो बनाया कैसे ये बता देते हैं। मैंने कहा ग्राफ बनाना है? बोलता है हाँ। मैंने कहा एक काम करो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपको पता हो तो एफ एक्स को हम वाई लिखते थे, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर समझाया था। एक्स एक्सिस पे तो जाएंगे ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। 0 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0, वाई की वैल्यू 0। 1 रखने पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 2 रखने पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो यहाँ पे कहीं 4 है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे कहीं 4 है, 4। -1 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। -2 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो क्या इस टाइप का ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा? तो क्या ये ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा? सेम
-3 रख रहे हो आप, एक्स की वैल्यू जब आप -3 रख रहे हो, या फिर उधर देख लो, तो एक्स की वैल्यू अगर आप 3 रख रहे हो तो 9 वैल्यू आ रही नहीं आ रही, और -3 रख रहे हो तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, 9। देख लो, तो ये बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, हमने भी बनाने की कोशिश की तो ये ग्राफ बन रहा है, और मैंने बना के भी ले आया तो वही ग्राफ बन रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का। और बनाया कैसे, ये आप 9-10 में सीख के आ ही चुके रहते हैं, पॉइंट्स डिनोट करते हैं मैप के ऊपर, और इस हिसाब से क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। चले भाई आगे कंटिन्यू करें। इसका मतलब आज की क्लास के अंदर हमने फंक्शन का थर्ड टाइप देख लिया। फंक्शन का थर्ड टाइप था पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन की हमने डेफिनेशन देख ली और उसका क्या देख लिया, एग्जांपल देख लिया। अब कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन ले लेना भाई, इसका बैक करके ना। पानी नहीं पी, बोलता है एक फंक्शन बनाओ, मैंने कहा बना देते हैं। कहाँ से कहाँ पे, बोलता है रियल नंबर से कहाँ पे, रियल नंबर पे। देख लो, बोलता है किस प्रकार से डिफाइन करें, बोलता है ये लो इस प्रकार से डिफाइन करो। एफ एक्स इज इक्वल टू किस टाइप से, एक्स क्यूब टाइप से। मैंने कहा क्या क्या पूछा है, बोलता वही डोमेन बता देना, वही रेंज बता देना, और वही ग्राफ बना देना। मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते एक्स की वैल्यू क्या लें, मैंने कहा फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लेते हो ना एक्स की वैल्यू, वो पहले सेट में से ली जाती है। पहला सेट कौन सा है, रियल नंबर का। तो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, टेबल बनाते समय सब पूरे रियल नंबर नहीं लिए जाते, 5-6 नंबर ले लिए जाते हैं। बोलते इतने रियल नंबर क्यों लिए, तो मैंने कहा इतने से आइडिया लग जाएगा ग्राफ का। बोलते फंक्शन के अंदर रखो, 0 रखोगे तो 0 का क्यूब 0, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8, और 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना, -1 रखोगे तो -1 का क्यूब कितना, -1, -2 का क्यूब कितना, -8, और -3 का क्यूब कितना, -27। बोलता है इसका डोमेन बताओ। मैंने कहा डोमेन मुझे एक शर्त पे पता चलता है। बोलता है कौन सी शर्त पे पता चलता है आपको डोमेन, मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं ना तभी पता चलता है। मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर बना लो, -3, -27, -2, -8, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 8 और 3, 27। बोलते इससे क्या पता चला, मैंने कहा इनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा ना, फर्स्ट एलिमेंट का, वो मेरा डोमेन होगा। मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट में तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब रियल नंबर आ रहे हैं फर्स्ट सेट के अंदर। तो मैंने कहा इसका जो डोमेन होगा ना वो रियल नंबर का सेट होगा। किसका सेट होगा, रियल नंबर का। बोलता कोडोमेन क्या होता है, मैंने कहा दूसरा सेट हमेशा कोडोमेन कहलाता है। पहला सेट हमेशा डोमेन कहलाता है, दूसरा सेट हमेशा क्या कहलाता है, कोडोमेन। बोलता डोमेन और कोडोमेन की कहानी समझ में आ गई। मजे की बात तो तब है जब आप मुझे रेंज बता दो। मजे की बात तो तब है जब आप मुझे क्या बता दो, रेंज बता दो। मैंने कहा रेंज भी बड़ी आसान है। बोलते कैसे आसान है, इन ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट का सेट। बोलते सेकंड एलिमेंट में तो -27 जाएगा, 8 जाएगा, माइनस का 8 आएगा, सर यहाँ पे माइनस का 27 जाएगा, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 8 आएगा, 27 आएगा। मतलब सेकंड एलिमेंट के सेट के अंदर सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट जा रहे हैं, एक्स क्यूब टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं सिर्फ। सारे एलिमेंट जा रहे हैं क्या, 2 जा रहा है क्या, 3 जा रहा है क्या, 4 जा रहा है कि नहीं जा रहा, सिर्फ एक्स क्यूब के टाइप के एलिमेंट। और वो एक्स कहां से उठा रहे हैं हम, आर में से। मतलब सिर्फ एक्स क्यूब टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं रेंज के अंदर। तो डोमेन तो क्या हो गई, रियल नंबर का सेट, और रेंज क्या हो गई, एक्स क्यूब टाइप के एलिमेंट्स। सिर्फ कौन से एलिमेंट, एक्स क्यूब टाइप के एलिमेंट। अब बुक वाला बोलता है इतना तो मजा आ गया, आपने टेबल भी कंप्लीट कर दी,
बोले टेबल कंप्लीट क्यों की, बोले पूछा ही नहीं था। लेकिन मैंने कहा ग्राफ तो पूछा था ना, और बिना टेबल बनाए ग्राफ कैसे बना सकते थे, इसलिए मैंने टेबल पहले बना दी, क्योंकि मुझे पता था बुक वाले ने ग्राफ पूछा है, ग्राफ बनाने के लिए टेबल चाहिए होगी, तो टेबल बना दी। बोलते डोमेन और रेंज भी नहीं पूछी थी, मैंने डोमेन और रेंज तो इसलिए बता दी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो मैंने डोमेन भी बता दी, रेंज भी बता दी। बोलते कोडोमेन क्यों बताई, फिर क्यों कोडोमेन नहीं पूछा था, मैंने कहा कोडोमेन भी बता दिया, आपका नॉलेज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब चलते हैं आगे, बोलते ग्राफ बना के दिखा दो। मैंने कहा ग्राफ बना देते हैं। एक्स एक्सिस पे तो ले लेंगे रियल नंबर। अब एक्स की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हो आप, तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। एक्स की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 29 जाएगी, जो और ऊपर चली जाएगी यहाँ पे कहीं पे। एक्स की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो वाई की वैल्यू कितनी, -1। एक्स की वैल्यू -2 पुट कर रहे हो तो वाई की वैल्यू कितनी, -8। और एक्स की वैल्यू -3 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 27। इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स की पावर क्यूब का है, एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। और खुद से बनाना चाहो तो खुद से मैप ड्रॉ कर लेना, मैंने आपको बना के बता दिया। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या। इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हम ये देख चुके। पॉलिनोमियल फंक्शन के हम दो ग्राफ देख चुके, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है कि हमें ये ग्राफ डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि निम्न अबाउट गिवन द फॉलोइंग्स द कर्व ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स ऑफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कौन सा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कौन सा होगा। तो आपको कुछ कर्व डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर बुक वाला पूछ ले आपको कैसे पता चला ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैंने कहा कैसे पता नहीं चलेगा, कंपेयर करके दिखा देंगे 1 मिनट के अंदर। बोले कंपेयर करके दिखाओ, मैंने कहा ये वाला होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ऐसा होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इतना बड़ा तो आपका है ही नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, a0 की वैल्यू हमारी कितनी, 0। a1 की वैल्यू हमारी कितनी, 0। a2 की वैल्यू भी हमारी कितनी, 0। और a3 की वैल्यू कितनी, 1। अब कंपेयर कर लो, a3 की वैल्यू कितनी, 1। तो 1.x3 लिख दो, एक्स क्यूब लिख दो, चाहे एक्स क्यूब लिख दो। तो क्या a0 a1 a2 0 हो सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि a1 a2 a3 an ये हमारे सब रियल नंबर होते हैं, और 0 मेरा क्या है, रियल नंबर है। इतनी कहानी सबको समझ में आती है, मैंने कहा समझ में आती है। मतलब कुल मिला के हमें पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना। मजे की बात तो ये है कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। आगे की तरफ अब आते हैं रैशनल। अब आते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन यानी कि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर हमने जो फर्स्ट टाइप देखा वो देखा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे बोलता है कोई फंक्शन अगर ऐसा है तो वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। दूसरा हमने देखा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर हमने देखा अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। थर्ड हमने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हमने देखा अगर कोई फंक्शन ऐसा है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप के ऊपर, रैशनल फंक्शन के ऊपर आते हैं। रैशनल फंक्शन के ऊपर आते हैं, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन का फोर्थ टाइप है। फंक्शन का कौन सा टाइप है, फोर्थ टाइप। इधर देखो रैशनल फंक्शन क्या होता है। बोलता है कि कोई फंक्शन अगर इस टाइप का हो, एफ एक्स इज इक्वल टू किस टाइप का, एक्स टाइप का। अगर कोई फंक्शन इस टाइप का हो तो वो फंक्शन हमारा
रैशनल फंक्शन कहलाता है। बोलते एफ एक्स और जी एक्स क्या है, बोलते एफ एक्स और जी एक्स कोई भी पोलिनोमियल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एफ एक्स की वैल्यू मैं ये ले लूं और जी एक्स की वैल्यू मैं ये ले लूं, ऊपर वाला भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है और नीचे वाला भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये जो कंप्लीट फंक्शन बना है ना, ये कंप्लीट फंक्शन बना है, ये पूरा का पूरा फंक्शन मेरा कहलाएगा कौन सा फंक्शन, रैशनल फंक्शन। बस एक शर्त होनी चाहिए, ये नीचे लिखा हुआ फंक्शन कभी भी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ फंक्शन मेरा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो इस टाइप में लिखे हुए फंक्शन रहते हैं ना, किस टाइप में, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में, इस टाइप के जो फंक्शन रहते हैं वो फंक्शन मेरे पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन कहलाते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि कौन से फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में लिखे हुए फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाते हैं, जहां पे एफ एक्स और जी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं एक्स के, और जहां पे जी एक्स मेरा कितना होना चाहिए, नॉन जीरो। जी एक्स मेरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जैसे कि रैशनल नंबर नहीं होते क्या, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। वहां पे भी हम देखते हैं क्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। सेम वही सिस्टम है। तो रैशनल फंक्शन कौन से होंगे, जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में लिखे हुए रहेंगे, क्योंकि वो नंबर की बात होती है तो ऊपर रियल नंबर लिए जाते हैं, ये फंक्शन की बात हो रही है तो ऊपर फंक्शन लिए जाएंगे। एफ एक्स और किस रूप में लिखे जाए, जी एक्स के रूप में, जहां पे जी एक्स कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। तो ये टाइप कौन सा था, वो टाइप था। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर देखो इसका एग्जाम्पल। वो ऐसा कहना चाहता है कि आप एक फंक्शन डिफाइन करो, आर माइनस जीरो, कहां पे, आर के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करो ऐसा। और फंक्शन है, फंक्शन इसमें टाइप होना रह गया, ऐसा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, एफ एक्स इज, लिख देता हूँ। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टाइप से डिफाइन। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, बोले टाइपिंग रह गई। ये फंक्शन आपकी बुक में चाहे आप चेक कर लेना, ये फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। बोलते मेरे को एक चीज समझ में नहीं है, अभी तक हम जो फंक्शन देखते थे वो ऐसे लिखते थे आप, एफ से आर से आर, आर से आर लिखते थे, लेकिन इसमें नई चीज क्या आ गई, ये आर माइनस जीरो से क्या मतलब है। मैंने कहा इससे मतलब है आर क्या रियल नंबर में जीरो आता है, नहीं आता, आता है। मैंने कहा रियल नंबर में जीरो आता है तो फंक्शन के अंदर जो एक्स की वैल्यू रखी जाती है वो पहले सेट में से रखी जाती है। फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखते हैं एक्स की, क्या वो पहले सेट में से रखते हैं क्या, मैंने कहा पहले सेट में से रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिखता, सिर्फ आर लिख देता, तो रियल नंबर में जीरो आता है, नहीं आता, आता है। तो जीरो आता तो मैं यहाँ पे जीरो रखता और वन अपॉन बन जाता जीरो। क्या वन अपॉन जीरो डिफाइन होता है, नहीं होता, नहीं होता। तो ये रैशनल फंक्शन नहीं बन पाता मेरा, क्योंकि रैशनल फंक्शन बोलता है कि नीचे वाला फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए बुक वाले ने पहले को जीरो को माइनस कर दिया, बोलता है कि आप अब जीरो रख ही नहीं सकते, क्योंकि रियल नंबर में से जीरो माइनस कर दिया मतलब आपके पास जीरो है ही नहीं अब, और जीरो नहीं है तो फंक्शन के अंदर रखोगे कैसे। इसीलिए इस बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बच्चों को ये लाइन ही समझ में नहीं आती है, क्या लिख दिया उसने और क्यों लिख दिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता। पहली बात तो हमने आर में से जीरो माइनस किया रियल नंबर में से, इसका मतलब ये है। बोलते क्यों माइनस किया, बोले इसका रीजन था क्योंकि एक्स की जो वैल्यू ली जाती है वो पहले सेट में से ली जाती है। पहले सेट में रियल नंबर में जीरो आता तो मैं जीरो ले लेता तो वन अपॉन जीरो बन जाता। ये जो वन अपॉन जीरो ये डिफाइंड टर्म नहीं है, और डिफाइंड टर्म नहीं है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में बोलती है कि आपके नीचे वाली टर्म जीरो होनी नहीं चाहिए। अगर मैं जीरो माइनस नहीं करता तो जीरो में लिखता, इसीलिए हमने जीरो को पहले ही क्या कर दिया, माइनस। बोलता मजे की बात तो समझ में आ गई, बोलता कहानी तो समझ में आ गई। मैंने कहा कहानी समझ में आ गई तो अब तो बचा ही क्या है। बोलते एक काम करो, पहले तो टेबल को कंप्लीट कर दो। मैंने कहा टेबल को कंप्लीट करने में तो जोर ही नहीं आता, वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो वन पुट करोगे तो वन अपॉन वन कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन करोगे तो कितना आ जाएगा, वन। वन में अगला 1.5 का डिवाइड करोगे, वन में डिवाइड किसका करोगे, 1.5 का, तो डिवाइड कर लो। वन में डिवाइड किसका करना है, 1.5 का।
आ जाएगा ना 1 वापस 0, तो 0.66 का आएगा, कितना आएगा 0.66। 1 के अंदर डिवाइड करोगे किसका का आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5। 0.5 का डिवाइड करोगे 1 के अंदर, 1 के अंदर डिवाइड करोगे 0.5 का, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। 1 के अंदर 0.25 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस 0.5 का डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। -1 का डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा। -1.5 का डिवाइड करोगे -0.66 आ जाएगा। बोलता है कि 2 का -2 का डिवाइड करोगे -5 आ जाएगा। पहले तो बुक वाले ने बोला टेबल कंप्लीट करो, मैंने कहा ये लो टेबल कंप्लीट कर दी। टेबल कंप्लीट करने के अंदर कुछ भी खेल नहीं करना पड़ता है। 1/x के रूप में है तो नीचे x की वैल्यू लिखते जाओ, डिवाइड कर करके जो वैल्यू आती जाए वो यहाँ पे लिख देते जाओ, टेबल हो गई कंप्लीट। बोलता है उसके आगे इसका डोमेन बताओ। मैंने कहा जो पहला सेट हुआ करता है ना वो डोमेन होता है। तो पहला सेट है ये रहा, ये बन जाएगा डोमेन, ये बन जाएगा क्या डोमेन। कोडोमेन उसने पूछी नहीं, अगर मान लो वो कोडोमेन पूछ लेता तो कोडोमेन बन जाता ये। अब उसने पूछी है रेंज। मैंने कहा रेंज के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट जाएंगे। रेंज के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के कौन से एलिमेंट जाएंगे सेकंड एलिमेंट। मैंने कहा सेकंड एलिमेंट ये रहे, क्या ये एलिमेंट आ रहे कहां से हैं। मैंने कहा ये रेंज के अंदर ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ना वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं इस फॉर्मूले से 1/x से आ रहे हैं। बोलता है एक्स कौन से हैं यहाँ पे। मैंने कहा एक्स आपको रियल नंबर में से लेने होंगे। एक्स कहां से रियल नंबर। मैंने कहा क्या सारे रियल नंबर ले सकते हो क्या। बोलते नहीं, सिर्फ एक 0 नहीं ले सकते, बाकी सारे रियल नंबर ले लो। तो रेंज बन जाएगी ये। रेंज के अंदर 1/x टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। बोलते आप ये लिख देते -5 -0.6। मैंने कहा ये लिख देते, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सेट को लिखते मोस्टली किसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। बोलता है 1/x टाइप के एलिमेंट जाएंगे। एक्स कौन से हैं, एक्स मैंने कहा रियल नंबर है। बोलते सारे रियल नंबर है क्या। मैंने कहा नहीं गड़बड़ मत करो, रेंज के अंदर कहीं 0 नजर आ रहा है क्या। मैंने कहा 0 नजर नहीं आ रहा, इसलिए आर में से क्या कर दो 0 को माइनस। तो ये बना दी रेंज। बोलता ग्राफ और बना दो। मैंने कहा इसका ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल है, हालांकि बना तो देंगे, थोड़ा सा टिपिकल है। बोले वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे ना तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। 0 तो पुट कर ही नहीं सकते, फंक्शन के अंदर 0 पुट नहीं कर सकते, इसलिए आपका कर्व कहीं भी 0 को टच कर रहा है कि ध्यान से देखो, कर्व कहीं भी 0 को टच कर रहा है क्या। कर्व 0 को टच करेगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन के अंदर 0 रखा नहीं जाएगा। 0 रखा नहीं जाएगा तो उत्तर 0 आएगा नहीं। ठीक है, 1 रख रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है 1। 2 रख रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है 5। इस प्रकार से बन जाएगा। -1 रख रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है -1। -2 रख रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है -5। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है 1/x का। ये आप ग्राफ थोड़ा बहुत याद रख लेना, कई बार एग्जाम में ये ग्राफ डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से आज हमने फंक्शन के 2 टाइप देखे, टोटल 4 देख लिए। कौन कौन से, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन। 4 टाइप देख चुके हैं। कौन कौन से, आइडेंटिटी फंक्शन हमने देख लिया, कांस्टेंट फंक्शन हमने देख लिया, पॉलिनोमियल फंक्शन हमने देख लिया और कौन सा देख लिया रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंक्शन के और भी टाइप बचे हुए हैं, जिनमें मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो देखेंगे, उनके ग्राफ्स देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें। इनमें इंपॉर्टेंट बात होती है रेंज, डोमेन और कोडोमेन को पहचानना। रेंज, कोडोमेन और डोमेन बड़ी आसानी से समझ में आएंगे, लेकिन आप रिलेशन पढ़ के आए। रिलेशन के अंदर मैंने बहुत बार बताया रेंज, कोडोमेन और डोमेन के बारे में, फंक्शन के अंदर भी बता चुका। इन पहली वीडियो से देखते हुए यहाँ तक पहुंचे, बड़ी आसानी से आपको क्लासेस समझ में आएंगी और एकदम आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, बोरिंग होकर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हमारी क्लास के अंदर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चला जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आता है। इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।